हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हैं हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में हिंदी के प्रैक्टिस सेट संख्या 7 लेकर। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुके हैं और आज हम बेटा ये आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइव क्लास लें और आपसे हम कनेक्ट हों। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? देखिए बेटा, जब भी हम कहीं एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। कई बार हम इतनी जल्दबाजी में, इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि हम प्रश्न ही गलत पढ़ जाते हैं, और जब हम प्रश्न गलत पढ़ जाएंगे तो आंसर भी गलत ही लगाएंगे। तो धैर्य के साथ हमें अपने कार्य को पूर्ण करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले धैर्य के साथ वीडियो देखेंगे और फिर ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वायस का मतलब क्या होता है। बेटा लगता है पेन शायद, हाँ चलिए पेन ले लेते पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब वायस का समानार्थी क्या होता है? तो बेटा वायस का समानार्थी होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। अब इन्होंने 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं। ए काक, बी हरित, सी काग और डी एकाक्ष। तो देखिए बेटा, इन्होंने कहा है जो इसका समानार्थी ना हो। तो काक काक माने भी कौवा होता है, काग काग माने भी कौवा होता है। आपने सुना है ऊर्जा काले कागा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो काग मतलब भी कौवा ही होता है। एकाक्ष मतलब जिसकी एक आंख हो, एक आंख भी कौवे की ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हरित। हरित माने कौवा नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि ये क्या पूछ रहे हैं? ऐसा शब्द जो वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 2। सॉरी, प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है बेटा? कि सम्मुख का विलोम शब्द होगा। मतलब सम्मुख का विलोम शब्द, ये जो 4 विकल्प है इसमें से क्या होगा? 4 विकल्प है, ए मुख, बी प्रमुख, सी विमुख और डी उन्मुख। तो सम्मुख का विलोम जो होगा बेटा वो होगा विमुख। सामुख मतलब सामने, मुंह के सामने, विमुख मतलब मुंह के पीछे। समझ गए? तो सामुख, यदि आप शब्द को तोड़ के भी देखेंगे तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है। 4 विकल्प है, ए प्रेम, बी अनुराग, सी स्नेह और डी आसिक्त। तो बेटा विषयों में आसिक्त होने से, देखिए प्रेम, स्नेह और अनुराग ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि एक ही परिपाटी के, तीनों एक ही परिवार के लोग हैं। प्रेम माने भी अनुराग होता है, अनुराग माने प्रेम होता है। प्रेम माने भी किसी से लगाओ, स्नेह माने भी किसी से लगाओ और अनुराग माने भी किसी चीज के प्रति लगाओ। आसक्ति विषय के प्रति आप में आलस आ जाना, किसी भी चीज के प्रति आपके अंदर हीन भावना आ जाना कि अब मुझे ये नहीं करना है। और जब किसी भी विषय के प्रति आपको हीन भावना आ जाए, मान लीजिए आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति, किसी भी एक सब्जेक्ट के प्रति हीन भावना आ जाए, या बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ाई के प्रति हीन भावना आ जाए, तो आपका क्या होगा? सर्वनाश होगा ना। तो किसी भी चीज के प्रति जब आपके मन में, चीज अच्छी है, अगर चीज बुरी है तो उसके लिए आपके मन में हीन भावना आ रही तो चलता है, लेकिन किसी भी अच्छी चीज के प्रति यदि आपके मन में हीन भावना आ जाए पर्टिकुलर विषयों के प्रति, तो क्या होगा बेटा? वो क्या हो जाएगा? फिर सर्वनाश होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? डी आसिक्त। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब देखते हैं बेटा कि हमारा जो वाक्य है वो वाक्य क्या है। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, अब इस रेखांकित में देखते हैं कि क्या दिक्कत है। चलिए, इन्होंने 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं बेटा। पहला विकल्प क्या है? ए, प्राचार्य ने हमें समझाया कि। बी, प्राचार्य ने हमको समझाया कि। सी, प्राचार्य ने हमें समझाया कि। और डी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बेटा, बदलाव की आवश्यकता तो है, क्योंकि ये वाला की यहां नहीं आना है, यहाँ पे आना है छोटी की मात्रा वाला की, जो कि 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो
और क्या किसे समझाया? हमको नहीं समझाया है, हमें समझाया। किसे समझाया है? हमें समझाया। तो क्या आ जाएगा? प्राचार्य ने हमें समझाया कि क्या पढ़ेंगे इसे? कि। और इसे क्या पढ़ेंगे? प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो कौन सा आंसर आएगा बेटा? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य क्या है। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। 4 विकल्प देखते हैं बेटा, कहां त्रुटि है? धन नष्ट ना करना चाहिए, बी कोई त्रुटि नहीं है, सी करना चाहिए, और डी हमें भोग विलास के लिए। तो देखिए बेटा, ये वाला जो न है ये ज्यादातर जो प्रश्नवाचक जो प्रश्न होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनके बाद में आता है। ये वाला जो न होता है ये प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद में आता है। और यहाँ पे क्या आता है? जब दो शब्दों के बीच में आता है तो आता है नहीं, नहीं ना। ठीक है, ये वाला नहीं। तो क्या होगा? हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो किसमें त्रुटि है? धन नष्ट ना की जगह क्या होना चाहिए? या नहीं ना होना चाहिए। तो ए में त्रुटि है, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द क्या है? सकाम। 4 विकल्प है, ए विषम, बी कुकाम, सी निष्काम, और डी सार्थक। तो बेटा सकाम का क्या हो जाएगा? सकाम का हो जाएगा निष्काम। मतलब काम है और काम नहीं है। सकाम मतलब काम है और निष्काम मतलब काम नहीं है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ये इन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। अब दिखावे के लिए जो चीजें करते हैं, ये जो चीजें आप करते हैं प्रोफेशनली, वो कैसी होती हैं? वाक्य के लिए एक शब्द है। 4 विकल्प है बेटा, ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उल्लेखनीय, और डी आधिकारिक। तो बेटा ऊपरी दिखावे के रूप में जो परंपराएं निभाई जाती हैं, जो बहुत सारी चीजें हम नहीं करना चाहते लेकिन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक। जब हम क्या कर रहे होते हैं? औपचारिकताएं निभा रहे होते हैं, ये बताने के लिए हाँ हम इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। जैसे हम कई बार स्कूल में ही टीचर को पता होता है कि कई बार स्कूल में क्या होता है बेटा, टीचर को पता होता है कि बच्चा छुट्टी लेने वाला है। अब जब बच्चा छुट्टी लेने वाला है तो टीचर क्या करेगा? सॉरी बेटा, अब कई बार टीचर को पता होता है कि बच्चा क्या करने वाला है। सॉरी, मैं लाइव चल रही हूँ। सॉरी बेटा, कई बार क्या होता है कि टीचर को पता होता है कि बच्चा छुट्टी लेने वाला होता है, लेकिन उसके बाद भी उसे क्या करना होता है? उसके बाद भी उसे एप्लीकेशन देनी होती है। कई बार हम जहां काम करते हैं वहां भी हमें औपचारिक रूप से एप्लीकेशन देनी होती है जब छुट्टी मिलती है। हालांकि बॉस को पता होता है कि छुट्टी लेने वाला है, लेकिन फिर भी क्या होगा? वो एप्लीकेशन को कागजों में लगाया जाएगा, ताकि फाइल में भी रखा जाएगा, ताकि जब कभी उसकी जरूरत पड़े तो ये दिखाया जा सके कि यहां से यहां तक ये किस पे थे? छुट्टी पे थे। ठीक है बेटा, तो जो ऊपरी दिखावे के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8, जो दिए जाने योग्य न हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। 4 विकल्प है, ए देय, बी अज्ञेय, सी ज्ञेय, और डी अदेय। तो बेटा जो दिए जाने योग्य न हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अदेय, डी विकल्प। अभी अभी मेरा बेटा आ गया था जिसकी वजह से मुझे यहां से हटके जाना पड़ा, वो सामने से आके नाचने लगा। तो चलिए बेटा हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। जो दिए जाने योग्य न हो, यानी कि देखिए देय मतलब जिसे हम दे सकते हो। देय ऐसी चीज जिसे हम दे सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया? इसमें अ उपसर्ग लगा दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया अदेय। मतलब जो दिए जाने योग्य न हो उसे हम क्या कहेंगे? अदेय। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 9, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए बेटा 4 वर्तनी इन्होंने दी हुई है। ए क्या है? प्रस्तुतिकरण, बी क्या है? प्रस्तुतिकरण, सी क्या है? प्रस्तुतिकरण, और डी प्रस्तुतिकरण। तो सही वर्तनी क्या होती है बेटा? प्रस्तुतिकरण। क्या? प
फिर र, फिर आधा से, फिर त, छोटे ऊ की मात्रा ता, बड़ी की मात्रा करण। ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ बेटा ताकि आपको याद रहे कि मैम ने ऐसे लिखा था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। सही वर्तनी यही होती है और एग्जाम में कई बार ये पूछी जाती है। आपका विकल्प हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 10, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए बेटा, वर्तनी से संबंधित भी आपके कितने, 1 से 2 लगभग क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है, कई बार 2 भी आते हैं, कई बार 3 भी आते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको वही पर्टिकुलर शब्द करके जाने। वैसे तो आपकी वर्तनी अच्छी होनी ही चाहिए, आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन कई बार नहीं होती है। कुछ टिपिकल वर्तनियां होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती सही, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्तनियां ऐसी होती है वो आपको आपकी सही होनी ही चाहिए, क्योंकि वो कई सारी कंफ्यूजिंग वर्तनियां होती हैं बेटा। कि जैसे तत्कालिक, इसी में दिया हुआ है, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इन्होंने क्या दे दिया, 4 दे दिया, चारों एक जैसी लग रही है। यदि आपको सही शब्द का नहीं पता है तो आप कर नहीं पाएंगे, तो ये शब्द आपको कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए तत्कालिक, बी तत्कालिक, सी तात्कालिक और डी तत्कालिक। तो क्या होना चाहिए बेटा, तात्कालिक। क्या होता है, तात्कालिक। कैसे लिखेंगे, तात्कालिक। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। आप 1-2 बार लिख के देखेंगे, आपको इसमें अभ्यास हो जाएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ठीक है, हम अभ्यास करेंगे, आप और हम दोनों मिलके, तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो चलिए बेटा, आंसर है सी। प्रश्न संख्या 11, सुधा किसका पर्यायवाची है। 4 विकल्प है, ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी स्त्री और डी अमृत। तो बेटा सुधा किसका पर्यायवाची है, अमृत का। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 12, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए बेटा देखते हैं। दुकान से 2 किलो मिठाई डैश लो। ठीक है, 4 विकल्प है, ए भर, बी खरीद, सी मांग और डी प्राप्त। अब देखिए बेटा, अब दुकान से 2 किलो मिठाई आप भरेंगे तो है नहीं, है ना, क्योंकि आप चोर नहीं है, मांगेंगे भी नहीं, है ना, आत्मसम्मान है। प्राप्त कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, बी आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बेटा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा है। देखिए बेटा, कितना सुंदर वाक्य है कि खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा है। अब आपने ये शब्द सुना तो होगा, लेकिन पूरे ध्यान से नहीं सुना होगा, जिसकी वजह से इन चारों शब्दों में फिर आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या। ए झिमझिम, बी झिमझिम, सी रिमझिम और डी रिमझिम। तो क्या है बेटा, रिमझिम रिमझिम, यही होता है ना। विकल्प हो जाएगा क्या, डी। डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम रिमझिम संगीत बजता है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 14, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। अब इन्होंने एक वाक्य पूरा दिया हुआ है बेटा, ये जिसका विवाह ना हुआ हो। वैसे तो बहुत सारे शब्द बच्चों की जबान पे आ गए होंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा बेटा जरूर, आपके मन में क्या क्या आया इस एक वाक्य के लिए। ठीक है, जैसे आप टीनेज बच्चे हैं, हाँ टीनेज से थोड़े ही बड़े हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे 20 से 25 की उम्र के, बता सकते हैं इस एक शब्द के लिए, इस एक वाक्य के लिए आपके मन में क्या शब्द आया। ए अपरिणीत, बी अविकारी, सी अनुरक्त और डी अपरिग्रह। तो बेटा देखिए, जिसका विवाह ना हुआ उसके लिए एक शब्द है अपरिणीत। क्या, अपरिणीत, जिसका भी कोई परिणय किसी के साथ नहीं हुआ हो। ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 15, ठीक है, निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना। अब इन्होंने एक मुहावरा दिया है बेटा, उल्टी गंगा बहाना, और 4 विकल्प दिए हैं। ए अनुकूल कार्य, बी प्रतिकूल कार्य, सी गंगा उल्टा बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाना और डी गंगा उल्टा बह जाना। अब क्या होगा इसका, उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, सब इधर को चल रहे हैं और आप इधर को चल दिए। ठीक है, तो
प्रतिकूल कार्य करना। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं बेटा, अब आ गया है, ये क्या आया आपका, ये गया आपका 16 से 20 क्वेश्चन तक एक पैराग्राफ आपका आएगा, जिसमें से ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उस पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक दे दिए जाएंगे और आपको ये फिल करने होंगे। तो कैसे करेंगे? निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्य के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की डैश को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम डैश मानने लगती है। यह डैश की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य डैश नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने डैश को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। देखिए बेटा, ये बात बिल्कुल सच है कि यदि व्यक्ति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की भाषा में बात करता है, पहली बात तो वो इतना पारंगत नहीं होता। आप हमेशा देखना, भाषा क्या है? भाषा व्यक्ति के मन के भाव होते हैं। हम जब दुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, रोते हैं या सो के उठते हैं, तो हम हमेशा अपनी ही भाषा में बात करते हैं। तब हमारे मुंह से कोई अदर भाषा निकलती ही नहीं है, चाहे हम कितने ही बड़े अंग्रेज क्यों ना हो, चाहे हमें कितनी ही अच्छी अंग्रेजी क्यों ना आती हो, क्योंकि हम उत्तर भारत में रहते हैं और हमारी मातृभाषा यहाँ पे हिंदी है। तो हम लोग रोएंगे, गाएंगे सब हिंदी में ही, खुश भी हिंदी में ही होंगे और डांस भी हिंदी के गानों पर ही बहुत अच्छे से करेंगे। ये वो भाषा है जिसमें फील होता है। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, उनके लिए उस भाषा में फील है, हमारे लिए इस भाषा में फील है। हमारी भाषा हमारी धरोहर होती है बेटा, जिसे हम दूसरे अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। अच्छे से आपके माता पिता ने आपको दी, आप अपने बच्चों को दोगे इस भाषा को। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी भाषा अपने बच्चों को दी है, या गाली वाली भाषा दी है, या एकदम गंवारू सी भाषा अपने बच्चों को दे दी है, भाषा का बिल्कुल रूप ही बदल गया है, या आपने अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना प्रारंभ कर दिया है, वो ना इंग्लिश सीख पा रहा है ना हिंदी सीख पा रहा है, वो ना पूरी तरह से हिंदी जानता है लिखना, हिंदी बस उसे बोलना आ रही है और वो इंग्लिश बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से, बस लिखना जान रहा है, तो अध कचरा रह जाता है। तो आप कम से कम एक भाषा तो जरूर खुद को भी अपनाए और अपने बच्चों को भी जरूर दे। तो चलिए अब वापस से आ जाते हैं स्ट्रेंजे पे। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की डैश को अपना लेती है। अब देखिए 4 विकल्प हैं प्रश्न संख्या 16 में। ये आपका पहला क्या है? रिक्त स्थान है। ए भाषा, दो रचना, सी शैली, ये बी रचना है सॉरी, सी शैली और डी कला। तो बेटा देखिए इसमें क्या आएगा? भाषा। हम यहाँ पे भाषा भर देते हैं, क्या? भाषा। यानी कि हमारा एक जो फिल इन द ब्लैंक है वो कंप्लीट हो गया। ये क्या कह रहा है कि जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम डैश मानने लगती है। तो देखते हैं बेटा 17 प्रश्न संख्या 17 आपका दूसरा रिक्त स्थान। ए स्वार्थ, बी गौरव, सी घमंड और डी अभिमान। तो इसमें तुतलाने को क्या मानने लगती है? अपना गौरव मानने लगती है कि भाई नहीं, मैं तो बहुत अंग्रेज हूं, मुझे तो बहुत अंग्रेजी आती है, गौरव मानने लगती है। यह डैश की पराकाष्ठा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 18 में क्या है? तीसरे रिक्त स्थान में ए गुलामी, बी प्रगति, सी आजादी और डी स्वाधीनता। तो किसकी बेटा? गुलामी की। किसकी पराकाष्ठा है? गुलामी की। यह है गुलामी की, ठीक है। गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य डैश नहीं करती। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19 और आपकी जो रिक्त स्थान संख्या 4 में ए संपादित, बी अभिव्यक्त, सी स्पष्ट और डी मूर्त। तो बेटा संपादित मतलब अपना संपूर्ण साहित्य लिखकर अपनी भाषा में ही नहीं छोड़ती। संपादन का मतलब होता है किसी कार्य को संपादित कर देना। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? संपादित। संपादित, ठीक है। नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने डैश को खो बैठती है। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा? प्रश्न संख्या 20 और आपका ये रिक्त स्थान संख्या 5। सौंदर्य को, बी सुख को, सी व्यक्तित्व को और डी विकास को। तो बेटा वो अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है। किसको खो बैठती है? व्यक्तित्व को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश होता है। तो चलिए बेटा आप देखते हैं इसे फिर से पढ़ के।
सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है। यह गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य संपादित नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। तो ये बेटा हमने आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया है। हम आज पहली बार लाइव आए हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको हर रोज लाइव क्लास देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।